नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12 बज चुके हैं और 12 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जो कि आपकी एसएससी जीडी की जीएस चल रही है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रैक्टिस का मतलब है मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा यहाँ पर इस तरीके की हो जाते हैं, इस तरीके की यहाँ कैसे हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी एग्जाम हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में राम राम, इसलिए कहा जाता आज की है वॉइस विक्रमी मैंने स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, कहता है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है। अब आ रही है बॉयस? ड्रिलिंग मशीन बंद हो गई। हाँ जी, अब बंद होगी। आप सही आ रही होगी आवाज़, देखो एक बार। तो मैंने इतना कुछ बोल दिया, अब उस इतना कुछ बोलने के बाद में अब मैं फिर से वही बोलता हूँ कि हम एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अब आपकी आवाज़ सही, मतलब मेरी आवाज़ अब सही आ रही होगी। एक बार चेक करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। अब ड्रिलिंग मशीन जो है वो बंद हो चुकी है। अब आपको बता तो दो कम से कम। अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो जितनी बातें मैंने करी उन बातों को अब पर्दा डालते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ए कहता है 21 मार्च, बी है आपका 22 मार्च, सी है 11 अप्रैल और डी है 14 अप्रैल। तो जल दिवस की जब बात करेंगे तो इसमें जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूछा गया तो आज के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो आज के अकॉर्डिंग में क्या आएगा, आज के अकॉर्डिंग भी आज का आंसर जो रहने वाला है वो क्या होगा, 22 मार्च ही रहेगा। लेकिन मैंने आज के अकॉर्डिंग का मतलब बोला है कि इसकी थीम क्या रही थी। तो 2024 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या? ठीक है, आप शेयर जरूर कर दीजिए, जितने साथी हैं वो आप मेरे क्लास को शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका जो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसकी प्रेजेंट टाइम में यानी 2024 में जो थीम रही थी वो क्या रही थी। भागलपुर में मातम पसरा है सर, किस बात के लिए? ये मुझे आइडिया नहीं है भाई। 2024 का बात करेंगे तो शांति के लिए जल, तो इसकी जो थीम रही थी वो क्या थी, शांति के लिए जल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो आपके सामने और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को जो मनाया जाता है वो यानी एक दिन पहले आपका विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व वन दिवस, जिसे फॉरेस्ट डे कहते हैं। अब बात करते हैं 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यहाँ पे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अब आगे जो आता है वो आपका 14 अप्रैल है, तो मुझे लगता है इसको 14 अप्रैल को सभी लोग जानते होंगे कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो यहां पे जिस तरीके से मैंने आपको चारों के बारे में बताया है, तो ये आपका बिल्कुल चारों क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए। भले ही इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला था, लेकिन बाद में यहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिल गए, मैंने उनके बारे में बता दिया। तो भागल गंगा में ढह गए हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखी है। आप कह रहे हो तो शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो उसको चलिए मैं न्यूज़ देख के बात करूंगा उस पर कि क्या है उसमें। तब तक बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। कोयना किसकी सहायक नदी है? तो कोयना यहाँ पे एक नदी है, और नदी यहाँ पे किसी की सहायक नदी है। सहायक का मतलब किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी है। तो सहायक का मतलब है कि यहाँ पे एक मेन रिवर होगी, और इस मेन रिवर का सही नहीं चल रहा, ठीक है चलो। तो यहाँ पे एक मेन रिवर होगी, और मेन रिवर मान लीजिए, एक मेन रिवर का मतलब है मान लो कोई एक रिवर है, किसी ग्लेशियर से किसी माउंटेन से निकलती है, और निकलने के बाद में किसी सागर में जाके गिरती है। तो मान लो मैंने बे ऑफ बंगाल लिखा, तो इसमें जाकर जो गिरी, जिस जगह से निकली और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी, इसे हमने क्या बोला है? इसे हमने बोला मुख्य नदी। और इस मुख्य नदी से जो नदी आके मिलती है, जो आके नदी मिलती हैं, कहीं से भी आए और वो आके मिल जाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सहायक नदी के बारे में बात कर रहा है। तो इन कोयना किसकी सहायक नदी है? तो कोई एक मेन रिवर होगी। तो मेन रिवर जो है वो कौन सी है? वो है आपकी कृष्णा नदी। और इस कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? वो सहायक नदी है आपकी कोयना। और कोयना जो है, अगर आपसे पूछा जाए कहां से निकलती है, तो कोयना का जो उद्गम होता है वो होता है आपका महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो भीम हो गई, तुंगभद्रा हो गई, घटप्रभा हो गई, मूसी हो गई। तो यहां पे मैं और के नाम लिख देता हूं। और सहायक नदियां कौन सी हैं? तो भीम, घटप्रभा, मूसी, ये भी क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। और एक तुंगभद्रा, और यहां पे तुंगभद्रा पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? तुंगभद्रा बांध। ठीक, चलिए आगे। बिल्कुल, महाबलेश्वर ग्लेशियर क्या होता है सर? तो ग्लेशियर की बात करेंगे। अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं, मान लो ये है आपका पहाड़, और इस पहाड़ पर एक क्या होगा, यानी एक हाइट के बाद, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक हाइट के बाद में टेम्परेचर क्या होना लगता है? टेम्परेचर डाउन होने लगता है। डाउन कितना? लगभग 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपके पास में इस जगह पे टेम्परेचर जो है, तो 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता चलाएगा। अब उससे भी ऊपर चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपकी क्या है? बर्फ मिलने लग जाती है। उसे हम कहते हैं स्नो लाइन। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा होती है। तो स्लो लाइन के ऊपर आपकी जो बर्फ मिलने लग जाती है, और बिल्कुल ऊपर और ऊपर चले जाएं तो यहां पे क्या है? बर्फ की, यहां पे क्या होगा? बर्फ की चादर जो होगी, या फिर कहेंगे कि बर्फ की यहां पे बहती हुई बर्फ जो होगी, वो बहती हुई बर्फ को ही हमने क्या बोला है? उस बहती हुई या मूविंग करती हुई बर्फ को ही हमने ग्लेशियर बोला है। अब वो ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलते हैं, और पिघलने के बाद वो नीचे की तरफ आते हैं, तो वहां से वो नदियां बन के आती हैं। ठीक है, वो नदियां बनती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बर्फ बनने लगेगी, और बर्फ बनने के बाद में वो और ऊपर जाते हैं, तो वहां पर बर्फ का भंडार कह सकते हो कि बहुत सारी वहां पे स्नो मिलेगी। और स्नो जो धीरे धीरे करके मूव करने लग जाती है, और मूव करने के बाद में वो धीरे नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे आने पर वो पिघलेगी, और पिघलने पर क्या हो जाता है? नदियों बन जाती हैं, और नदियों का वहां से ऑरिजिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी की। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहां पे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से
कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब आपके पास में चार ऑप्शन दिए हैं। एक तरफ आपको क्या दिया गया, एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क दिए हैं, और नेशनल पार्क किस प्रदेश में है, किस जगह पर है, उनके बारे में यहां पे बताया गया। तो यहां पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, हमें गलत को छांटना है। बताइए कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दापारा, साइलेंट वैली, दाचिंगम और सैडल शिखर अंडमान, तो सैडल पीक। तो यहां पे चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सही का मतलब कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो बताना है। भाई धरती के नीचे आपको जैसे जैसे आप धरती में नीचे जाते हो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, धरती के ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर वहां पे घटता जाता है। और टेम्परेचर की बात करो तो भाई वहां पे तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि चट्टानें जो होती हैं वो पिघलने लगती हैं, और पिघलने के बाद में वो क्या बन जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, और मेल्टिंग मैग्मा बन जाती हैं। और मैग्मा इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होने के बाद में एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करती है। यानी कहीं पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाए, तो उस प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो एनर्जी जो होगी या संबंधित धाराएं जो बनती हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और वो चट्टानें जो पिघली हुई चट्टानें वो बाहर निकलती हैं। तो क्रस्ट का जो वीकेस्ट पॉइंट होता है उस वीकेस्ट पॉइंट से ऊपर निकलती हैं, जहां से आपका ज्वालामुखी बनता है। और ज्वालामुखी जो है यहां से ऊपर निकलता है, मैग्मा जो निकलता है उसे हम फिर लावा कहते हैं। और लावा से दो ही चीजें बनती हैं, या तो वो पठार बनेगा या फिर पहाड़ बनेगा। और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में इसी वजह से पठार या पहाड़ बनते हैं। और पठार जो आपका बना हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में, वो प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार हैं, जितने भी पठार बने हैं वो ज्वालामुखी उद्गम या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा आपको प्रेशर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां की इस क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ आपको क्या दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है। जल्दापारा जो है यहां पे असम लिखा हुआ है, तो ये असम में नहीं है, ये कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो हमें आंसर चाहिए था, वो आंसर हमें पहले ही मिल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं साइलेंट वैली कहां पर है। साइलेंट वैली केरल और तमिलनाडु पे मिलती है। साइलेंट वैली के बाद में आपको दिया गया दाचिंगम, ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि ये केरल भी नहीं होगा। दाचिंगम कहाँ पर है, दाचिंगम आपका जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें गलत मिले हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गलत कौन कौन से हैं। ठीक है, एक आपका ए गलत है, एक आपका सी गलत है। बाकी साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, और सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कहां पर है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, रुको एक मिनट, यहां पे नहीं की जगह पे आप कर लो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, क्योंकि यहां पे तीन गलत हैं। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि जो जल्दापारा है ये आपका कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, और दाचिंगम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और सैडल पीक जो है ये कहां पर है, ये आपकी अंडमान में है, ना कि निकोबार में। ठीक है, अगर टोटल बोला जाता, पूरा बोला जाता तो अंडमान निकोबार है, और अगर एक नाम दिया गया निकोबार तो निकोबार में नहीं है, ये कहां पर है, ये अंडमान में है। इतनी बात समझ में आ गई। गुड आफ्टरनून प्रवेश भाई, शिखा कुमारी गुड आफ्टरनून, चित्रांशी तो मेरा सही था सर, बता दो, क्या बता दो भाई, पूछो तो बता तो रहा हूं मैं, जितनी भी चीजें आप पूछ रहे हो वो सारी चीजें बताते चला जा रहा हूं मैं। यहां पे बात आती है, मैंने क्या बताया था कि हमने क्वेश्चन जो लिखा था वो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो है पूछा है, और इसमें तीन गलत थे और एक जो सही था, और वो कौन सा था, साइलेंट वैली था जो केरल में है। जल्दापारा आपका असम में ना होकर कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। दाचिंगम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और सैडल पीक जो है वो आपका कहां पर है, अंडमान में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आंसर है 3 मई, 16 जून, 5 मई और
26 जून यहां पे आंसर दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही होगा, बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तीन मई नीचे की तरफ टेम्परेचर पर किलोमीटर कितना बढ़ता है। तो भाई ये मैंने आपको बता तो दिया था, अभी ऊपर की तरफ में जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और अगर आप नीचे की तरफ में जा रहे हो ना तो नीचे की तरफ में लगभग 20 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं 20 से 25 कह सकते हो, या 20 से 30, यानी जितना नीचे जाते हो हर किलोमीटर पे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो। अब बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। तो यहां पे प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा। 3 मई को मनाया जाता है। बाकी आपको ऑप्शन दिए गए कौन कौन से हैं। तो यहां पे 5 मई को क्या मनाया जाता है, सॉरी 16 जून को क्या मनाया जाता है। तो 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय -20 डिग्री, माइनस नहीं भाई, प्लस। प्लस क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर घट रहा है, नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक ही चीज पे अटके हुए हो भाई। अब मैं इसके ऑप्शन की बात करते हैं। 16 जून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जहां पे हम परिवार की एकजुटता के बारे में बताते हैं, जहां पर हमें किस लिए जागरूक करना होता है कि परिवार की, जो हमारा परिवार है इसकी एकजुटता बनाए रखना, परिवार में आपस में समंजन बनाए रखना। ओके सर, ठीक है, ओके, अब पता चल गया होगा। 5 मई की बात करेंगे तो 5 मई को आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। जैसे आपका कोरोना आया था तो हमने क्या किया था, हाथ को साफ किया था। सबसे ज्यादा क्या किया था, जहां से भी आए हाथ को साफ करना। तो वो आपका, ये जरूरी नहीं कोरोना के टाइम पे तो हमें ये पता चला था कि हमें हाथ धोने हैं, लेकिन ये जो मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है, ये आपका 5 मई को मनाया जाता है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ठीक है। और 26 जून की बात करेंगे तो 26 जून को आपका नशा, भाई नशा करोगे तो नशा के लिए जागरूक करना। नशा के लिए जागरूक करना का मतलब नशा को रोकने के लिए। तो वो कब मनाया जाता है, आपका अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। तो ये आपका चारों मैंने बता दिए कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। तो चारों दिवस आपको पता चल गए, बाकी आंसर आपको मालूम पड़ ही गया है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 5 मई वर्ल्ड हैंड स्वच्छता, हाँ जी बिल्कुल, हैंड की स्वच्छता, हैंड हाइजीन डे बोलते हैं। सर मैं एतमादपुर पहुंच गई। एतमादपुर ये तो हमारे पास में ही है। राधे राधे, राधे राधे भाई हर्ष वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन कंपनियों के बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किन कंपनियों के बीच में हुआ था। ए कहता है अंग्रेज और डच के बीच में, बी है अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी और डच। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री हैं, इन वेस्टर्न कंट्री ने हमारे यहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट किया। ये व्यापार के लिए आए, लेकिन हुआ क्या, इन आपस में भी लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे, ये इसलिए लड़ने लगे क्योंकि इनको हर किसी को यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उन राजाओं के अकॉर्डिंग देखा कि ये कमजोर, यानी इनकी जो रणनीति थी उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इनके हमारे जो राजा थे वो कमजोर हुआ करते थे। कमजोर हुआ का मतलब कमजोर दिख रहे थे, जिस वजह से ये धीरे धीरे करके अपनी जमीनों को, भारत की जमीन को हासिल कर रहे थे। अब वहां पे धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर रहे थे, जिसके बाद में क्या हुआ, शासन स्थापित करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा जमीन के लिए इनमें आपस में युद्ध होने लगे, जिसमें से एक युद्ध आपका कर्नाटक का युद्ध कहलाता है, जो आपस में हुआ था। और आपस में किस किस के बीच में हुआ था, तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो किसके बीच हुआ, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये 1746 में हुआ था। ठीक है, 1746 और 48 में हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम बोल रहा हूं मैं इतनी देर से कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध का मतलब है कि इसके मतलब है इससे आगे भी युद्ध हुए होंगे। तो यहां पे प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, यानी 3 कर्नाटक युद्ध हुए।
कितने युद्ध हुए? 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, जिसमें से तीनों में ही आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और जीत इसमें किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई, जिसके बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे शासन बढ़ गया। तो प्रथम मैंने बताई दिया 1746 में हुआ था, 48 में खत्म हुआ, फिर इसके बाद ये फिर लड़ने लगते हैं। कब लड़ने लगते हैं? 1749 में। और 1749 से लड़ते लड़ते कब तक लड़ते हैं? 1754 तक लड़ते रहते हैं। इसके बाद में 1754 के बाद में फिर क्या होता है? फिर लड़ाई स्टार्ट होती है। कब तक? यानी ये लड़ाई जो होती है अब 7 साल चलती है। 7 साल का मतलब कब से? 1756 से चलती है और 1763 तक चलती है। तो ये आपके पूछे जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, और इसके अलावा कर्नाटक युद्ध हुआ था तो किन के बीच हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो 1749 में ये युद्ध समाप्त होता है पहला, और इसके बाद में 49 में ही दूसरा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फाइनली आदित्य चौधरी, द फाइनल बॉस हैज कम टू बैक GKGS लाइव स्ट्रीमिंग। जी भाई, आदित्य चौधरी आ चुके हैं, और नमस्ते भाई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ए आंसर आ चुका है, शिखा कुमारी ने आंसर दिया सी, पूजा सिंह का फिर आया है आंसर सी। तो यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में। चारों ऑप्शन में बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे संविधान में जो भी चीजें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ये आपको मालूम है, और कहां से ली गई हैं। तो इसमें से बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें से इस साइड लिखी हुई चीजें उन साइड के देश से नहीं ली गई है। और आंसर आ चुका है आदित्य चौधरी का डी आंसर। तो चेक करते हैं कि आपके यहां पे कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले आपका दिया है गणतंत्रात्मक संकल्पना। तो गणतंत्रात्मक संकल्पना जो है ये हमने कहां से ली है? ये हमने फ्रांस से ली है। और गणतंत्र शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जहां पर जो आपका प्रमुख होता है वो कोई राजा नहीं होता, ठीक है। वैसे अगर कोई प्रमुख राजा होगा तो उसे कहेंगे मोनार्की, और अगर राजा नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं। और यहां पे क्या होगा? पीएम या राष्ट्रपति प्रमुख होंगे। तो यहां पे ए जो दिया है गणतंत्रात्मक संकल्पना, यहां पे फ्रांस बिल्कुल सही है, ठीक है। बी की बात करते हैं, आपात उपबंध, इमरजेंसी की बात करते हैं। तो जो आपात उपबंध जो लिए गए हैं ये कहां से लिए गए हैं? ये जर्मनी से लिए गए हैं। और इसके अलावा जर्मनी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता था 1935, उससे लिए गए हैं। तो जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो हमारे संविधान में आपात उपबंध कहां दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है। कहां पर? भाग 18 में। और कहां से कहां तक आर्टिकल इसके? तो आर्टिकल 352 से स्टार्ट होता है और 360 तक यहां पे आपात उपबंध के बारे में बात की जाती है। और ये कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया है। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरा, क्योंकि हमारे पास में 2 तो सही हो गए, तीसरा क्या है? मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं, ये हमने कहां से लिए? ये हमने लिए हैं सोवियत संघ, जिसे कहते हैं आज के टाइम पे रूस। तो सोवियत संघ से लिए। और मूल कर्तव्य जो है हमसे पूछा जाए कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और आपके ये कब शामिल किए गए थे? तो 42वें संशोधन में। कब? 42वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, तो आपको कहते हैं 42वां जो संशोधन कौन सा है? 42वां। और 42वां जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और 1976 में क्या हुआ? हमने एक भाग जोड़ा। कौन सा भाग? 4A, जिसके साथ में एक कैपिटल ए लग जाए, जिसके साथ में आप देखोगे ना तो जो आपने देखा होगा वैसे लिखा होता है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और जिसके साथ में भाग 4A जुड़ा है, इसका मतलब है किसी ना किसी संशोधन के साथ में जोड़ा गया है। तो भाग 4A जोड़ा गया। और इसके अलावा ये आर्टिकल पूछे जाए तो यहां पे 51A आर्टिकल जोड़ा गया। लास्ट में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन जो दिया गया है ये जर्मनी से नहीं लिया गया। ये कहां से लिया गया? ये यूएस से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहां पे न्यायालय के पास नियम, जो भी नियम बनते हैं सरकार के द्वारा, जो नियम बनाए जाते हैं, जो सरकार के पास कानून बनाए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसे है? वो अधिकार हमें न्यायालय को दिया गया है। और वो अपने आप समीक्षा कर सकते
सकता है, समीक्षा करने के बाद में अगर उसे लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, वो उसे अमान्य अवैध करार कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, 11 पहले आपके जो कर्तव्य थे वो आपके कितने थे, 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया जो 86वां था 2002 में, बिल्कुल सही है आदित्य चौधरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है वैज्ञानिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है वैज्ञानिक समाजवाद का दर्शन किसने दिया, बताइए वैज्ञानिक समाजवाद है क्या और इसका दर्शन दिया किसने भाई। सामने 4 ऑप्शन है, फिदेल कास्ट्रो, जोसेफ स्टालिन, कार्ल मार्क्स, जेरेमी बेंथम। तो वैज्ञानिक समाजवाद, गुड आफ्टरनून निशा। तो वैज्ञानिक जो समाजवाद है, यहां पे वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं आपको बताना है। बाकी मैं बता देता हूं कि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक घटनाएं जो होती हैं, जो आपके आसपास की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की जो विधि होती है, पहले से ही आपको अनुमान लगाना, या फिर घटनाएं जो हो चुकी हैं उन पर अपने विचारों का निर्माण करना, अपने विचार देना। तो उसके बारे में, जैसे इतिहास में कोई घटना हुई, अब इतिहास में तो हम थे ही नहीं, जब हम नहीं थे तो हम इतिहास लिखेंगे कैसे, तो उसको वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उसके समाज की परिकल्पना करना, अपने विचार के आधार पर उसका निर्माण करना। तो इतिहास लिखा, अगर जो लिखा मिला है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन जो नहीं लिखा है उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जो आपका पैनल होता है और वो अपने अपने विचार का निर्माण करता है, अपने अपने विचारों के निर्माण के आधार पर उस इतिहास को लिखा जाए। तो उसे क्या बोला गया है, वैज्ञानिक समाजवाद, यानी उस टाइम के समाज की परिकल्पना करना, उस समय के समाज के बारे में विचारों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण कहलाता है या वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। ठीक है, किसने दिया था, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। और ये जो थे वो वैज्ञानिक समाजवाद के कौन थे, जनक कहलाते हैं। और ये कहां से थे, ये जर्मनी से थे। ठीक है, तो ये कहां से थे आपसे पूछा जाए तो ये जर्मन थे, कार्ल मार्क्स। तो जो भी आपकी घटनाएं हो चुकी हैं या जो हो, इनका पूर्व अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना, हो चुकी है नहीं, जो होने वाले, या फिर जो हो चुकी हैं उन पर अपने विचारों का निर्माण करना। सी बिल्कुल शिविका कुमारी ने बताया ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर होगा कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें यहां पे बताना है कौन सा युग्म जो है वो यहां पे गलत है। सामने एक तरफ आपको क्या दिया गया है, एक तरफ आपको नदी दी गई है और दूसरी तरफ जो दिया गया वो क्या दिया गया, नगर दिया गया, या फिर कह सकते हैं किसी अदर कंट्री का भी शहर दिया गया, ऐसे मान लेते हैं। डैन्यूब नदी, टाइवर नदी, पोटोमैक नदी और टेम्स नदी, तो 4 नदियां हैं, चारों का बताना एक कौन से नगर में है। तो आंसर क्या होंगे आपके, इसमें से हमें और बताना क्या है कि जो सुमेलित नहीं है, नहीं का मतलब जो गलत है इसमें वो बताना, सीधी बात यह है। तो बता दीजिए इनमें कौन सा नहीं होगा। एथिक्स में पढ़ाया फिर भी भूल गया मैं सर, ओ नो, ओ तेरी। कोई बात नहीं है आदित्य चौधरी, कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दी में हो जाती हैं गलतियां। तो यहाँ पे जो आपका समाजवाद का दर्शन है, वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में, वो कार्ल मार्क्स ने ही बताया था। तो उसके जनक भी वो आपके कार्ल मार्क्स ही कहे जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र आईएएस आ चुके हैं और उन्होंने बता दिया है ऑप्शन नंबर इसका सी है, पोटोमैक होगा। आदित्य चौधरी बता रहे हैं कि डी आंसर होगा। बाकी अब चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है ये यूरोप की है, और अगर यूरोप की है तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें से कोई ना कोई एक देश जो आपको सामने दिया गया ये यूरोप का होना चाहिए। तो ये वास्तव में यूरोप का ही एक नगर है। और ये कहाँ की राजधानी है, तो ये राजधानी कहाँ की, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ये वियना है कहाँ पर, ये ऑस्ट्रिया में है और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कही जाती है, इसलिए वियना यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा, और वियना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये बात याद रखना कि जो वियना है ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह। क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो उनका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, वो वियना में है। इसलिए वियना को आप रट लेना। विकास दीपी कीर्ति से पढ़ी तो बहुत अच्छी है भाई, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं कोई मुझ में न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे, रिश्ते कोई भी उनसे निभाओ, उस रिश्ते जिंदगी भर न छूटे। भाई कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे निभाता, क्या लिखा है, निभाऊं कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे।
तो भाई जिंदगी भर ना छूटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नौकरी लेनी पड़ती है। नौकरी हाथ में हो, पैसा हाथ में हो, तो रिश्ते बने रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप सोच रहे हो ना कि रिश्ता ना छूटे, तो उसके लिए मेहनत इतनी करो कि मेहनत के बाद में कोई रिश्ता आपको छोड़ के ना जाए। सरकारी नौकरी बहुत, यार सरकारी नौकरी बहुत लोगों को छुड़वा देती है, इस चीज़ पे मत जाओ। डी आंसर, अगर नहीं है गवर्नमेंट जॉब तो बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे। पूजा सिंह ने बताया है डी आंसर। चलिए, डैन्यूब जो है ऑस्ट्रिया की में वियना में है। टाइवर की बात करें तो टाइवर जो है ये कहाँ पर है, ये इटली की नदी है। टाइवर नदी जो है ये इटली की है। इसका मतलब है, इटली का मतलब आंसर आपको दिल गया। रोम कहाँ पर है, इटली में है। पोटोमैक जो है ये यूएस में है, पोटोमैक यूएस में। और वॉशिंगटन आपको दिया गया है, ये भी क्या है, यूएस में ही है। और टेम्स नदी है भाई, नमस्ते लंदन अगर आपने देखी हो तो वहां पे टेम्स की नदी की कसम खाई जाती है, टेम्स की कसम। तो यहाँ पे क्या है, तो ये कहाँ पर है, ये बर्लिन में ना होके कहाँ पर है, ये लंदन में है। नमस्ते लंदन से आपने समझना होगा कि नमस्ते लंदन फिल्म में जो नदी दिखाई जाती है वो टेम्स नदी है, और टेम्स नदी पर ही कसम खाई जाती है, ये आप देखना। निशा टेम्स लंदन, ओके। एक मिनट अभी आई भाई। अगर पढ़ाई के दौर पकड़, अगर पढ़ाई की दो डोर पकड़े रहेगा तो जॉब की डोर पकड़ लेगा। बिल्कुल शिवाजी दा बॉस, अगर आप पढ़ाई की डोर पकड़े रहोगे तो धीरे धीरे आप जॉब की डोर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कहते ना कि एक तरफ आपको पढ़ाई करनी है, दूसरी तरफ आपकी जॉब है, तो आपको खींच के जॉब को अपनी तरफ लाना है, उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज बताया था मैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ पे हेडक्वार्टर हैं। अगर मैं बताऊं वियना का, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि वियना जो है यहाँ पे कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। तो आपने सुना होगा ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में है। अगर आपसे पूछा जाए यूनिडो, UNIDO, अब यूनिडो क्या है, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो वियना में है, ठीक है। INCV का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो INCV का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वो भी आपका यहीं पर है। INCV क्या है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा IAEA का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, IAEA का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी आपका वियना में ही है। और IAEA का क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कहाँ पर है, ये आपका वियना के अंदर है, ठीक। तो ये मैंने बहुत सारे बता दिए, बाकी और भी है। जो आपकी प्रेस इंस्टीट्यूट है ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका वियना में है। जिंदगी जीने का मजा तब है जब लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हो गई। भाई नौकरी ले लो, बस नौकरी ले लो, सब कुछ पीछे पड़ जाएंगे जितने भी हैं। बाकी जो चीज़ें मैं नहीं कह रहा, लेकिन नौकरी नहीं है ना, तो जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसी पे आ जाओ। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और एक बात याद रखना यहाँ पे कि जो आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी यहाँ पर बनती है। आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम होता है गंगोत्री से, लेकिन वास्तव में गंगा नदी का उद्गम नहीं होता। गंगा नदी बनती है, और कहाँ बनती है, देवप्रयाग में बनती है। और किन दो नदियों के मिलने पर ही बनती है, तो वो कौन सी दो नदियां हैं जिनसे गंगा नदी का बनना स्टार्ट होता है या बनती है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, दैट ओपेक, या ओपेक ही है। सी आंसर, नाइन्थ का सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको मैं, चलो ये तो लिखा ही है, इसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा, मैं आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूं। आपने सुने होंगे पंच प्रयाग, ठीक है। 5 प्रयाग हैं हमारे यहाँ पे। प्रयाग का मतलब होता है संगम। संगम जहां पे दो नदियां आकर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं संगम, ठीक है। तो एक बद्रीनाथ जगह है, और इस बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, सतोपंत ग्लेशियर है। और सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी का निकलना होता है, और वो नदी कौन सी है, उस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा कहां से, सतोपंत से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अलकनंदा के निकलने के बाद में यहां पर अलकनंदा से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। और धौली गंगा जहां पर आके मिलती है, यानी जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रयाग कहते हैं। और इस प्रयाग का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग नाम है, ठीक है। तो नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। अब क्या होगा,
अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर क्या होता है कि इससे एक और नदी आके मिलती है और जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी नदी है। और नंदाकिनी नदी जिस जगह पर आके मिलती है उस जगह का नाम क्या है, प्रयाग। और वो कौन सा प्रयाग है, वो नंद प्रयाग है। ठीक है, अब नंदाकिनी मिल गई, नंद प्रयाग हो गया, दो प्रयाग पढ़ लिए। तीसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग कौन सा है, तो तीसरा प्रयाग है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पिंडर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यानी इससे कौन सी नदी आके मिलती है, जिसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां पे आके मिलती है उस जगह का नाम क्या है, तो जहां पर अलकनंदा और पिंडार आके मिलती हैं वो जगह का नाम प्रयाग। और प्रयाग कौन सा, कर्ण प्रयाग है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद में एक और नदी आती है। कौन सी नदी आती है, अब आती है केदारनाथ से। तो एक जगह है केदारनाथ और केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी का उद्गम होता है और किससे जाके मिलती है, वो इससे जाके मिल जाती है अलकनंदा से। और केदारनाथ से जो नदी आती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, और जो नदी आती है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी है। और जिस जगह पर मिल रही है उस जगह का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग है, जिसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। अब क्या होगा, इसके बाद जो मेन रिवर जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो रिवर कौन सी है, वो मेन रिवर है। अब मेन रिवर कौन सी, चलिए इसकी बात करते हैं। एक नदी जो कहां से आ रही है, गंगोत्री से। अब जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे बनाया है। और इस गंगोत्री से नदी आके जाती है और जाके किससे मिलती है, वो आपकी इस नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, वो इस जगह से आके मिल जाती है। तो होगा क्या, यहां पे एक नदी आई, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। और कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में एक नदी का उद्गम होता है, या फिर कहेंगे नदी का बनना स्टार्ट होता है। वो नदी कौन सी है, वही नदी आपकी गंगा नदी है। ठीक है, ए सही है, बाकी सब गलत। निशा ठीक है, मासूम का आंसर सही है। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, पंच प्रयाग हैं। बद्रीनाथ से सतोपंत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा जो है वो धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और गंगोत्री से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और जब अलकनंदा भागीरथी का उद्गम मिलना होता है देवप्रयाग में, यहीं से गंगा नदी का बनना स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपकी गंगा नदी बन जाती है। अब आगे बहेगी, वो गंगा के नाम से बहेगी। ठीक है, अब आप बताओ, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें बात पूछना, हमें बताया क्या गया है, सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ पर है, ये कर्णप्रयाग में है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। तो हमें गलत जो मिल गया है, आंसर मिल गया। अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग सही है। अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। पूजा सिंह गलत है, शिखा कुमारी गलत है, मासूम, ऋतु कुमारी बी और सी, मासूम का आंसर सही, मेरा गलत, सबका पता नहीं, ए सही है बाकी सब गलत। ए सही है बाकी सब गलत कहाँ पे हैं, ऋतु कुमारी क्या हो गया, तुम्हारे आंसर कैसे गलत हो गए। निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना था। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, ये तो पता है, यहां से ही गंगा बनती है। अलकनंदा पिंडार नदी मैंने बता दिया कर्णप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत हो गया, तो रुद्रप्रयाग नहीं होगा, कर्णप्रयाग हुआ। अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग में, अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। क्या गलत है इसमें, ठीक है, आ गया आंसर। मासूम का आंसर सही है, मेरा गलत है। इट्स ओके मासूम जी सर, ए वाले कहाँ गए, ओके सर, ऋतु कुमार ठीक है। इसको चलिए, अब आपको मालूम पड़ गया होगा। वैसे अगर इसकी ट्रिक याद करनी है तो नॉर्मली आप याद कर लो। विष्णु जी का जन्म, मतलब विष्णु जी किस रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं, नंद के रूप में आते हैं। ठीक है, जैसे कन्हैया बोला जाता है ना, उन्हें नंद भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में कहते हैं बड़ा होता है, कर्ण छेदन होता है। कर्ण छेदन के बाद में वो रुद्र अवतार अपनाते हैं। और रुद्र अपराध अपना कहते हैं, रुद्र अवतार अपनाने के बाद में देव बन जाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आज आपके साथ मैचिंग कहते हैं ना, आज बात मैचिंग की हो रही है कि कौन छोड़ जाएगा कौन नहीं छोड़ जाएगा। और यहाँ पर भी आज मैं मैचिंग के ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। सामने क्या है, एक तरफ आपको एक पत्रिकाएं दी हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया, प्रकाशक या संपादक दिए गए। आपको यहाँ पे मैच करना है और आंसर बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फोकस करना है नहीं पर, नो मीन्स नो, ठीक है। जो नो का मतलब होता है नहीं होता है, वो यही बताना यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पत्रिकाएं दी हैं, प्रकाशक दिया है, आंसर बताना है कौन सी पत्रिका किसने संपादित की है, किसने प्रकाशित की है, किसने पब्लिश किया है। आंसर बताइए क्या आंसर होगा। ये तो उदास मत हो, कभी कभी गलत हो जाता है। ऋतु अभ्यास मतलब ब्रिलियंट है, होशियार है, कभी कभी हो जाता है क्योंकि हमेशा गलती समझदार से ही होती है। सोशलिस्ट पत्रिका के संपादक जेम्स कॉनली थे। ऋतु भाई उसका हमेशा सही होता है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। अपना बताओ, यहाँ पे बताते हैं, पत्रिकाएं की बात करते हैं। तो ए दिया है आपका नवजीवन, तो पहला दिया है आपका नवजीवन। और नवजीवन पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा आती है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसका जो पहला, अब ये कब की जाती है तो ये भी मैं बता देता हूँ, ये 1919 में की जाती है। कब? 1919 में की जाती है। और इसका जो पहला अंक पब्लिश किया जाता है ना, तो पहला अंक जो होता है, यानी पहली बार जब इसको छापा जाता है ना, तो पहला अंक जो है महात्मा गांधी अपनी लैंग्वेज में लिखवाते हैं। मतलब ये गुजराती थे तो गुजराती लैंग्वेज में ही ये छापा जाता है। नवजीवन के नाम से पहली पत्रिका इनके द्वारा छापी जाती है, महात्मा गांधी के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। बी आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो दिया गया है, यहां पे दिया गया S.A. डांगे। तो भाई इसका आंसर बी यहां पे बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशलिस्ट जो है वो S.A. डांगे के द्वारा छापी गई थी, पब्लिश की गई थी। S.A. डांगे का यहाँ पे ए का मतलब कोई बाहर का नहीं है। यहाँ पे डांगे भले ही लग रहा होगा या कोई अंग्रेज होगा, ये अमृत डांगे है, ये अमृत डांगे हैं। इन्होंने 1922 में छापी थी, ठीक है। इन्होंने 1922 में इसको पब्लिश किया था। और किस भाषा में? तो ये अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। ये भी याद रखना, ये किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। प्रताप की बात आती है। प्रताप जो है ये कानपुर से शुरू हुई थी। प्रताप जो है ये 1913 में कानपुर से छापी गई थी। अब ये कानपुर से छापी गई, लेकिन किसके द्वारा छापी गई? तो दिया है लाला हरदयाल के द्वारा। तो बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि लाला हरदयाल के द्वारा इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। और पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। भाई आदित्य, ये तो गलत हो गया तुम्हारा यार। आंसर क्या होगा इसका? गणेश शंकर विद्यार्थी। बाकी अल हिलाल के नाम से अब्दुल कलाम आजाद के, जो अबुल कलाम आजाद हैं, इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये सप्ताह में, यानी हर सप्ताह छापा जाता था। और इसकी जो भाषा होती थी वो उर्दू हुआ करती थी। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में इसको छापा जाता था। बाद में 1912 से 1914 तक चला, लेकिन 2 साल में ही इसको बंद कर दिया गया। इसको 2 साल के अंदर बंद भी कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आज कमेंट हमारे उस पर एलईडी पे नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए मोबाइल पे देखना पड़ेगा। भाई सोशलिस्ट पत्रिका के संपादक जेम्स कॉनली। अरे सर, तो हमारा कौन सा गलत होता है? कभी कभी तो सिर्फ मैं ही आंसर देता हूँ, सब चुप हो जाते हैं। पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप किसी भी इंडिविजुअल की तारीफ मत। भाई मैं इंडिविजुअल की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ उनका सही होता है। भाई तुम्हारा भी सही होता है आदित्य चौधरी भाई, तुम्हारे भी मोस्टली आंसर सही होते हैं और एक्सप्लेन भी करते हो, अच्छा एक्सप्लेन करते हो, ये भी बात सही है। सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं है। जिनका गलत हुआ है वो, मैं फिर कहूँगा, क्या नाम है आपका? मासूम, उदास मत हो, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादन से संबंधित गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है? यहाँ पे बात आ रही है गोल्डन ट्रायंगल की बात आ रही है, यानी गोल्डन ट्रायंगल जो है ये अफीम के उत्पादन के क्षेत्र में माना जाता है। अब गोल्डन ट्रायंगल की बात आ रही है, तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं? उनमें से यहाँ पे एक देश जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो बता दीजिए गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर है और यहाँ पे कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पर क्या है कि जो अफीम उत्पादन होता है, अफीम जो होती है ना, अफीम का यहाँ पे उत्पादन होता है। तो ये बात याद रखना कि जैसे इस साइड में ये आपका भारत है, तो भारत जो है वो 2 जगह से घिरा हुआ है। कैसे? एक आपका क्या है, इस साइड भी आपका अफीम का उत्पादन होता है और इस साइड भी आपका अफीम का उत्पादन होता है।
इसी वजह से आप देखते हो कि जो आपका कभी कभी नशे की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर की कंट्री से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की तरफ से आती हैं, तो और इसके अलावा कभी म्यांमार की साइड से हमारे यहाँ पे नशे की चीज़ें कहते हैं ना एक्सपोर्ट की जाती हैं इलीगल रूप से। तो वो किस वजह से की जाती है? क्योंकि हमारा जो देश है वो दो ऐसी जगहों के बीच में है जहां पर अफीम का उत्पादन होता है, और एक को कहते हैं क्या, एक को क्या कहा जाता है, इस वाले एरिया को, इस अफीम वाले एरिया को जो इस साइड है, ये कहलाता है आपका गोल्डन क्रेसेंट। क्या कहलाता है? गोल्डन क्रेसेंट कहलाता है। अब कहोगे क्रेसेंट यहां पे क्या होता है, तो ये चंदे की जैसे आकृति, यहां पे क्या है, ये चंदे जैसी आकृति का है। ये इस साइड नहीं है, नहीं तो आपको इस साइड समझो, ये हटा ही देता हूं मैं, ठीक है। ये अफीम के क्षेत्र हैं और अफीम का क्षेत्र चंदे जैसी आकृति का है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। अब इस गोल्डन क्रेसेंट में जो शामिल हैं, कौन कौन शामिल है, एक तो अपना भिखारी पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है, और एक है आपका अफगानिस्तान, और एक है आपका ईरान। ये तीन देश जो हैं वो गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं, और यहां पर क्या होता है, अफीम का अच्छे से उत्पादन होता है। ऐसे ही एक साइड ये वाली है, दूसरी तरफ ये क्या है, यहां पे ट्रायंगल बनता है, ये इस साइड टाइप से ट्रायंगल बनता है। अब ये ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, चंद्रकार, क्या अर्धचंद्र है, और ये क्या है, ये आपका त्रिभुज है। तो गोल्डन त्रिभुज जो है, तो वो त्रिभुज में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यहां पे थाईलैंड, कौन सा, थाईलैंड शामिल है, और कौन सा शामिल है, म्यांमार, और कौन शामिल है, वियतनाम, ठीक है। थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, और इसके अलावा एक आपका देश जिसका नाम क्या है, लाओस। तो यहां पर अफीम का उत्पादन होता है, और ये आते हैं गोल्डन ट्रायंगल के अंदर, और ये आता है गोल्डन क्रिसेंट के अंदर। दोनों साइड में अफीम उत्पादक क्षेत्र होते हैं, और भारत इन दो अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच में है। इस वजह से आप देखते हो कि भारत में भी अब नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो इसी वजह से बढ़ती जा रही है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, उधर क्या है, लाओस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी गलत हो गया, इंडोनेशिया, मासूम सही है इंडोनेशिया। आदित्य चौधरी को सर, मैं गौतम भी तरफ से ऐसे ही बोलता हूँ, द छक्के ने बड़ा नहीं बताया, मेरे से किसी इंडिविजुअल की सुनना अच्छा नहीं लगता सर। आई वांट स्किप 11 क्वेश्चन, ओके सर नहीं बोलेंगे, ठीक है। निशा सिंह, सपना, हर्ष, छोड़ो, जिसिका कुमारी, निशा सिंह, पूजा सिंह, सबका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, ये है भारत के बाहर की बात, और अगर मैं पूछूं भारत में गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल तो हमारे यहाँ भी है, भारत में गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या, भाई आदित्य चौधरी और मासूम दोनों लगे पड़े हो तो दोनों आंसर बता दो, इसका क्या आंसर होने वाला है, कि जो आपका गोल्डन ट्रायंगल है भारत में, उसका मतलब क्या है। क्योंकि भारत से बाहर भी गोल्डन ट्रायंगल है और क्रिसेंट भी है, दोनों पे तो अफीम का उत्पादन हो रहा है, लेकिन भारत में गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसका आंसर दो, तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर आना चाहिए जल्दी से। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अब हमें बताना है यहाँ पे कि जो अशोक के अभिलेख हुआ करते थे, अशोक के अभिलेख थे, उन अभिलेखों में से ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य थे, इनका जिक्र किया गया है, बताइए। एक आंसर तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा और प्रथम। तो आपको मालूम है कि जो अशोक थे, आप आंसर दीजिए तब तक मैं बताता हूं। अशोक जो थे ये मौर्य साम्राज्य के कौन थे, मौर्य साम्राज्य के थे। अब मौर्य साम्राज्य के थे तो मतलब क्या थे, ये मौर्य साम्राज्य के कौन से राजा थे, कौन से नंबर के राजा थे, तो तीसरे नंबर के राजा थे, तो तीसरे नंबर के राजा तो हो गए ये, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी कहानियां वो शिलालेखों में लिख दी। तो कितने शिलालेख लिखे, तो कहीं पर 40 लिखा होता है, कहीं पर 33 लिखा होता है, तो नंबर जो है आपका 33 शिलालेख यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब 33 शिलालेख में होता क्या है, एक शिलालेख ऐसा है, एक नहीं दो शिलालेख ऐसे हैं जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का जिक्र किया गया है। एक है आपका तीसरा और एक कौन सा है, 13वां। तो तीसरा और 13वां जो है इसमें दक्षिण भारतीय राज्य का जिक्र है, दक्षिण भारतीय राज्यों का जिक्र किया गया है। और अगर मैं बात करूं 13वें की, अगर मैं 13वें की बात करूं तो 13वें के तो अंदर क्या किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका, कलिंग युद्ध का
वर्णन किया गया है इसके अंदर, 13वें के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए जो अशोक नाम है ये किस शिलालेख में मिलता है, तो मस्की शिलालेख जो है, इस मस्की शिलालेख में अशोक का नाम पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ठीक है, तो नाम की बात पूछा जाए तो नाम जो है वो मस्की शिलालेख है। युद्ध, कलिंग युद्ध की बात है वो 13वें शिलालेख के अंदर मिलता है। और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, इन्होंने 33 शिलालेख लिखवाए और 33 में से तीसरा और 13वां जो है वो ये बताता है कि कौन से यहाँ पर दक्षिण भारतीय राज्य थे। जैसे चोल हो गया, पांड्य हो गया, सत्यपुरा हो गया, केरल पुत्र हो गया, ये सारे राज्यों के जिक्र इसमें किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे इनको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अशोक के जो शिलालेख थे इन शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कोई भारतीय नहीं था जिसने पढ़ पाया। शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो यहां पे शिलालेख के बारे में अगर बात की जाए तो पहला पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन शिलालेख को समझा जा सका, पढ़ा जा सका। तो यहां पर सबसे पहली बार पढ़ा किसने, प्रिंसेप ने। ठीक है, अभी तक ठीक नहीं, क्या ठीक नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे आपका आंसर क्या जाएगा, भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए आंसर सही है। लो गया, भारत में प्रत्येक शरारती है जो राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली को आगरा और जयपुर को जोड़ता है। भारत में एक, बिल्कुल मासूम, हाँ जी बिल्कुल मासूम ने आंसर दे दिया है कि जो हमने यहाँ पे पहला वाला, इससे पहले हमने जो पढ़ा था क्या था वो, कि गोल्डन ट्रायंगल जो है भारत में, ये क्या है, ये टूरिज्म की बात करता है। ये क्या है, टूरिज्म की बात करता है, ये टूरिस्ट प्लेस में आता है। और टूरिस्ट प्लेस की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस आते हैं, तो वो आते हैं आपके आगरा, जयपुर और दिल्ली। तो गोल्डन ट्रायंगल किसे जोड़ता है, तो आगरा और दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। तो अगर भारत में गोल्डन ट्रायंगल पूछा जाए तो भारत में गोल्डन ट्रायंगल जो है वो दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है, टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए भारत का गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म से रिलेटेड, और बाहर के जो गोल्डन ट्रायंगल है ये अफीम से रिलेटेड है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आता है 13, कहता है शिवाजी का छत्रपति शिवाजी थे उनका छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर दी थी, उसका उल्लेख अभिलेख में मिलता है, गौतम बुद्ध की जीवनी भी है। अब आपको आंसर इसका देना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, जो क्या पूछ रहा है, सपना सरोज ने आंसर दिया है सी, निशा सिंह का आंसर सी, रितु कुमारी का सी, आदित्य चौधरी का आंसर आ चुका है सी। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं उनका मैं बताता हूँ कि जो शिवाजी हैं, शिवाजी का छत्रपति के रूप में पहली बार यानी कहाँ पे हुआ था, वो रायगढ़ जिले में हुआ था। रायगढ़ जिले नहीं, रायगढ़ किले के अंदर हुआ था। तो रायगढ़ किले में यहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया और इनको छत्रपति की उपाधि दी गई। यानी दी गई का मतलब इन्होंने खुद ली। तो छत्रपति का मतलब होता है सम्राट की बात आती है, और इन्हें उपाधि यानी रायगढ़ में कब राज्याभिषेक हुआ था, वो 1674 में हुआ था। कब हुआ था, 1674 में हुआ था। और रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और इनके युद्ध की बात करें तो इन्होंने कई बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें से आपका प्रतापगढ़ का युद्ध इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट युद्ध बता देता हूं कि प्रतापगढ़ का युद्ध है, सूरत का युद्ध है। ठीक है, युद्ध यही लिखने ना, सूरत के अलावा यहां पे पुरंदर का युद्ध है। पुरंदर के अलावा इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, सिंहगढ़ का युद्ध लड़ा। सिंहगढ़ के अलावा और कौन सा युद्ध इनका इंपॉर्टेंट है, तो सिंहगढ़ के अलावा इनका एक और जो है वो है आपका संगमनेर का। तो ये बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे यही हैं। और अगर आपकी इनकी सन के बारे में बात की जाए तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रतापगढ़ की बात करें तो ये 1659 में लड़ा गया, सूरत वाला जो लड़ा गया वो 1660 में लड़ा गया, और यहाँ पे पुरंदर का युद्ध हुआ था और इसमें पुरंदर की संधि भी हुई थी। ये कब लड़ा गया, 1665 में। और आपका सिंहगढ़ का जो लिखा पड़ा है, सिंहगढ़ का मैं इस साइड लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इस साइड ये लिख दिया है 1674। तो सिंहगढ़ का जो हुआ था ये कब हुआ था, 1670 में हुआ। और 1670 के बाद संगमनेर का जो हुआ ये 1679 के अंदर हुआ। तो ये
ईयर अगर पूछी जाती है तो मैंने ईयर भी यहाँ पे आपको बता दी। प्रतापगढ़ 1659, 1 साल बाद सूरत, 5 साल बाद पुरंदर, और उसके 5 साल बाद सिंहगढ़, और 9 साल बाद संगमनेर का युद्ध लड़ा इन्होंने। जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले आंसर दिया, मेरा नाम नहीं लिया आपने। भाई आज मेरे यहाँ पे एलईडी नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं आपके आंसर नहीं देख पा रहा हूँ। मैं खुद मोबाइल पकड़े हूँ, मोबाइल में आंसर देख पा रहा हूँ, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी दिख जाते हैं, इसमें थोड़ा लेट आता है। ओके, जा रहा हूँ भाई। शिवाजी छापमार युद्ध पर गरिल्ला युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी द बॉस, शिवाजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासक वंशों में कौन सा अफगान मूल का था? जो सल्तनत काल है, या फिर कहेंगे सल्तनत शासक, मतलब जो दिल्ली से हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाएगी तो दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा था, ऐसा कौन सा वंश था जो आपका अफगान मूल का था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो यहां पे आपको आंसर बताना है। इब्राहिम लोधी, मासूम ने आंसर दे दिया। मासूम आंसर आपका आ चुका है, मैंने आपका नाम ले दिया है मेरे पास। ठीक है, और आदित्य चौधरी बता रहे हैं खिलजी, सपना नेक्स्ट, बाकी ठीक है, खिलजी बता रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे खिलजी नहीं है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश जो था वो किससे था? वो अफगान मूल का था। ठीक है, ये कहां से थे? अफगान मूल के हुआ करते थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसके संस्थापक, तो लोधी वंश की बात की है, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था, अगर इसकी बात की जाएगी तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, ये कौन था? बहलोल लोधी था। और आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, ठीक है, तो ये लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हुआ करता था। दिल्ली का, मैं दिल्ली लिख देता हूं, दिल्ली का अंतिम वंश जो था वो भी आपका लोधी ही वंश था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी था, लेकिन अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो वो था आपका इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। और ये इब्राहिम लोधी ही हारा था किससे? बाबर से। इब्राहिम लोधी की हार का किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। और इब्राहिम लोधी की हार होने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो कहां से रखी गई? इब्राहिम लोधी के हारने के बाद। और हारा किससे था? बाबर से हारा था। और बाबर से कब हारा था? तो 1526 में हारा था। कब हारा था? 1526 में हारा था। और ये जो लड़ाई थी ये क्या थी? ऐसे पानीपत की लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। सल्तनत शासक वंशों में से अफगान मूल का लोधी, और लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का था। और लोधी वंश जो है जिसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। अंतिम बात की जाए तो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी हारे किससे थे? बाबर से। और बाबर ने कब हराया था? 1526 में। और कौन सी लड़ाई में हराया था? पानीपत की लड़ाई में। और इसके बाद में किस साम्राज्य की नींव रखी गई? तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी कौन सा बना? वो भी आपका लोधी वंश बना। ठीक है, मेरा भी गलत हो गया। खिलजी अफगानिस्तान में एक जगह खलज वहां के रहने वाले थे। खिलजी वाय सभी को। ठीक है, वाय भाई। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो कौन सा शासक था इनके अकॉर्डिंग? ए है आराम शाह, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या आंसर होगा इसका? शिवम वर्मा बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। बाकी और लोग आंसर दो। सपना ने आंसर बताया डी, सपना सरोज बनारसी। निशा का आंसर, और मासूम ने आंसर दिया बलवन, और ऋतु कुमारी का आंसर है सी। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो आपका राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर से स्थानांतरित कहाँ की गई? लाहौर से दिल्ली लाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? वो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, और ये इल्तुतमिश कौन थे? इनके द्वारा दिल्ली में क्या बनाया गया? दिल्ली में कुतुब मीनार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव रखने वाले कौन थे? तो कुतुब मीनार की नींव रखने वाले इल्तुतमिश थे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इल्तुतमिश। और यहां पे इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार की नींव रखी। नींव रखने के बाद में यहां पे इन्होंने पहली मंजिल बनवाई थी, या कहेंगे पहली मंजिल
किसके द्वारा बनाई गई थी? वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। अब होता क्या है, बिजली यहाँ पे आपका कहते हैं ना बिजली का अटैक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गिर जाती है, गिरने के बाद में इसका जो क्षतिग्रस्त है, फिर उसके बाद में क्या, सॉरी इसके बाद में जो दिल्ली के, सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूँ, इन्होंने नहीं, ये गलत हो गया, इन्होंने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आंसर सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा मैं भूल गया, कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई, कुतुब मीनार की नींव रखी गई, और नींव रखने के बाद में यहां पे एक मंजिल इनके द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करते हैं, इल्तुतमिश यहां पे कुतुब मीनार का निर्माण कराते हैं, यानी कुतुब मीनार की और आगे की मंजिल कंप्लीट कराते हैं। तो कुतुब मीनार की जो 3 मंजिल बनवाई, यानी एक पहले से बनी थी और 3 मंजिल और बनवाते हैं, तो 3 मंजिल बनाने के बाद में इसको कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट कौन करवाता है, वो आपके इल्तुतमिश बन करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी जो चौथी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक इस चौथी मंजिल को सही कराते हैं, और उसके बाद में 5वीं मंजिल को कौन बनवाता है, 5वीं मंजिल को यही बनवाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका कुतुब मीनार से रिलेटेड है। यहां पे अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार ने, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी और एक मंजिल बनवाई, और एक मंजिल बनवाने के बाद में क्या हुआ, ये मर जाते हैं, इनका डेथ, कहते हैं ना, इनका डेथ हो जाती है। इसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश क्या करते हैं, कुतुब मीनार का, यानी कुतुब मीनार की जो आगे की मंजिल है, आगे की 3 मंजिल हैं, वो बनवाते हैं, और बनवाने के बाद में क्या होता है, आगे की जो 4 मंजिल हो जाती है, चौथी मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस चौथी मंजिल को क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, सॉरी फिरोज शाह तुगलक आते हैं, और फिरोज शाह तुगलक 5वें तल को बनवाते हैं और चौथी मंजिल को वो सही कराते हैं। इसके बाद में आज की बात करें तो इसको यूएन की हेरिटेज साइट में माना गया, काउंट किया गया, और 1993 के अंदर। मोहम्मद बाबर, मिर्जा, बादशाह, गफान, कलंदर, जीवन, राजकुमार, राजीव का टूटने वाला सैनिक, व सभी बाबर के बुलाती हैं। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो रामायण जो है ये संस्कृत में थी, और संस्कृत के बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, और इस फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए 4 साल लगे। तो फारसी भाषा में अनुवाद जो हुआ था वो कितने सालों में हुआ, अगर पूछा जाए तो 4 साल में हुआ। और किसने किया, अगर ये पूछा जाता है तो अकबर के आदेश पर किया गया। किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। तो यहाँ पे अकबर हैं, इन्होंने रामायण का क्या कराया, रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। तो किसके आदेश पर हुआ? अकबर के आदेश पर हुआ। और अकबर के आदेश पर हुआ तो अकबर के दरबार में कोई ना कोई ऐसा विद्वान होगा। तो अकबर के दरबार में जो विद्वान था वो कौन था? वो था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के दरबार का एक विद्वान था, और ये भारतीय फारसी इतिहासकार था। और इसने क्या किया, रामायण का फारसी में अनुवाद किया, और फारसी में अनुवाद करने के बाद में इसे मतलब 4 साल लगे। और ये भी आपको याद रखना है कि रामायण जो रियल रामायण है, यानी संस्कृत में जो लिखी गई है, उसमें चित्र का वर्णन यानी चित्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे बदायूनी ने क्या किया कि इसका फारसी में अनुवाद करने के साथ साथ यहाँ पे उसने चित्र भी बनवाए। तो यहाँ आप देखोगे तो फारसी में जो आपकी रामायण है वो उसमें चित्र भी मिलते हैं। तो वो चित्र के बनाने का श्रेय भी किसे जाता है? बदायूनी को जाता है। तो ये किसके आदेश पर बनाई थी? अकबर के आदेश पर बनाई गई थी। ठीक है, सपना सरोज डी आंसर भी है, पूजा सिंह का आंसर डी है, बिल्कुल डी आंसर होगा इसका, सबका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था आपको बताना है। ए ऑप्शन है एम जी रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी के गोखले, बीजी तिलक। तो यहां पे बताना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो इसका उद्देश्य क्या था? जो विभिन्न धर्म हुआ करते थे उस टाइम पे, आज भी हैं, तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, इनका कल्याणकारी कार्यों में एकजुट करना,
इनका क्या होता था, जो आपके पब्लिक के लिए काम हुआ करते थे उन कामों में एकजुट करने का काम हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देना हुआ करता था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या है कि जो विभिन्न धर्म है, विभिन्न जातियां हैं, उनके लिए कल्याणकारी कार्य जो किए जाते थे उसमें एकजुट करना और उनको प्रशिक्षित करने का काम हुआ करता था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी जी के गोखले थे। और जिन्होंने 1905 में, इन्होंने कब इसकी स्थापना की, 1905 में की। और पूछा जाए कहां से की, तो ये पुणे से की। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां पे हुई, पुणे में हुई। कब हुई, 1905 में हुई। और किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई। क्यों की गई, तो धर्म, जो विभिन्न धर्म हुआ करते थे, विभिन्न जातियां हुआ करती थी, उनमें कल्याणकारी कार्य के लिए, पब्लिक के लिए जो कार्य किए जाते थे उनमें एकजुट करना और लोगों को प्रशिक्षण देना, लोगों को ट्रेनिंग देना, इनका काम हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रैयतवाड़ी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 17 का सी सी सी, शिखा कुमारी, सी सी आंसर। आगे अब सपना, अब कमेंट्स मत करना, कोई टॉपिक से बाहर जाए या टॉपिक के अंदर रहे, तुम अपने काम से मतलब रखो। क्या चल रहा है फालतू में। चलो, मुझे कोई जानता है क्लास में या नहीं। भाई किसे कौन जानता है यहाँ पे, आप बता दो बस। आप लोग आते हो, पढ़ने आते हो, पढ़ाई करते हो, मैं भी आपको बस जानता हूँ नाम से। मैं सभी को जानने लग गया हूँ नाम से बस। आदित्य चौधरी हो गए, ठीक है, और पूजा सिंह हैं, शिवम वर्मा हैं, इसके अलावा निशा हैं, इन सभी को मैं नाम से जान रहा हूँ। वैसे किसी को, यहाँ हर्ष है, ठीक है, तो नॉर्मली नाम से ही सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। पागल को सब जानते हैं, इसका मतलब मेरे मन में आ रहा था कुछ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। इस पे आ जाते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, एक कहता है बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, बंबई में और मद्रास में। तो बता दो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हुआ करती थी वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी। मैं न्यू आया हूँ सर, में फूफा जी पीएम हैं। तुम्हारे फूफा जी पीएम हैं, कहाँ पे, कहाँ के। अरे नेक्स्ट की तो बात तब करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको उसके रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को भी समझ पाओ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जब बात करते हैं तो रैयतवाड़ी जो हुई थी वो मद्रास में, सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में जो स्टार्ट हुई थी वो केवल एक जिले में स्टार्ट की गई थी और उस जिले का नाम क्या था, बारह महल जिला नाम था। ठीक है, उस जिले का नाम क्या था, बारह महल जिला। और ये बारह महल जिला में जो स्टार्ट की गई थी वो कब की गई, 1792 में। ठीक है, 1792 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो 1792 में सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी में बारह महल जिले में स्टार्ट की गई थी। लेकिन फिर होता क्या है, इसको पूरे मद्रास में कब स्टार्ट किया गया, तो पूरे मद्रास में 1820 में, पूरे मद्रास में, संपूर्ण मद्रास में जब स्टार्ट किया गया तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को, तो संपूर्ण मद्रास में 1820 में। और ये 1820 में जब स्टार्ट की गई थी तब यहां पे कौन से गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, थॉमस मुनरो हुआ करते थे। और थॉमस मुनरो के शासन में, या फिर थॉमस मुनरो उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्हीं के टाइम पे रैयतवाड़ी व्यवस्था यहां पे लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो सरकार और किसानों के बीच में सीधा समझौता जो होता था ना, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर आता था। इसमें क्या करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो क्या करते थे, लगान वसूलते थे, टैक्स लेते थे। जो टैक्स हुआ करता था, नहीं लगान हुआ करता था, उसमें कोई भी बिचौलिया नहीं हुआ था। जमींदार बिचौलिया जो होते थे वो नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट किसान अंग्रेजों को क्या देते थे, टैक्स देते थे। अगर यहां पे लगान जो है अगर सीधे कंपनी को मिल जाए तो यहां पे क्या होता था, भूमि के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाता था। लेकिन अगर आपने लगान नहीं दिया तो लगान ना देने पर आपको भूमि से वंचित भी किया जा सकता है। ये बात किस में आती थी, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर लागू की गई थी। और इसे सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, फिर धीरे धीरे आगे की प्रेसिडेंसी में स्टार्ट की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, हाँ तो पी क्या चल रहा है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक स्थापना की थी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? सामने है 1936, 1937, 1938 और 1939। तो फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या? तो कांग्रेस के जो वामपंथी हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं कि उन लोगों के द्वारा उन वामपंथियों को एक करने के लिए जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की राजनीति एक राजनीतिक दल बनाते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वास्तव में है क्या? एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। और पॉलिटिकल पार्टी को बनाने वाले कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, और यही इसके संस्थापक थे और यही इसके अध्यक्ष थे। और इसको बनाया कब गया था? 1939 में, 3 मई 1939 में इसको बनाया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसको सही हो जाएगा। और यहां पे एक बात याद रखना कि इसमें शामिल होने के लिए यहां पे खून से, यानी थोड़ा सा उंगली से काट के खून से हस्ताक्षर करने होते थे इस राजनीतिक दल में। यानी अब कहते ना कि सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहां पे जो साइन किए जाते थे वो साइन भी आपके खून से किए जाते थे। उंगली को काटो और उस उंगली से साइन करो। तो ये साइन कराने का काम किसका था? वो सुभाष चंद्र बोस का था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और 1939 में इसको इन्होंने बनाया था। कांग्रेस की ही पार्टी मान सकते हैं इसे, कांग्रेस की बी पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे, इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, पूजा सिंह आंसर 1939, सपना ओके, निशा सिंह का ऑप्शन नंबर डी, सपना सभी सबकी का डी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपको आंसर देना है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ए कहता है आपका रॉकी, बी ऑल्प्स, सी हिमालय और डी है आपका एंडीज। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और आदित्य चौधरी ने आंसर क्या दिया है? कॉपी पेस्ट की बोलने वालों, पहले खुद कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। 5 मिनट में भी तुम एक आंसर टाइप नहीं कर पाओगे। जब बराबरी नहीं कर सकते हो तो बदनामी कर रहे हो। सर को पता है कौन कितने पानी में है। भाई कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है पहली बात। तो अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो भाई ये भी, मैं इसको भी मानता हूँ, ये भी एक आपका पढ़ाई का ही अंग है। क्योंकि कॉपी पेस्ट के लिए भी आप टाइप करोगे तो उसे पढ़ोगे कि हाँ आंसर यही हो सकता है, उसमें भी निकालोगे, फिर कॉपी करोगे, तब पेस्ट करने आओगे। तो वो भी एक तरीका मैं मान सकता हूँ कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन ये भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी आप कब तक करते रहो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले पढ़ना होता है, पढ़ाई पे फोकस करो। यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन मैंने देखा है ना, जब भी मेरी क्लास होती है तो उसमें पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं 9 बजे पढ़ाता था उस टाइम पे तो लड़ाई चलती, आप लोग लड़ते झगड़ते रहते थे उस टाइम पे। अब सुबह आ गया, मैं 12 बजे के टाइम पे आ गया, तब भी आपकी यही बात चल रही है, लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ, कोई कॉपी पेस्ट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मासूम, कोई किसी के लिए तारीफ करने की बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। भाई आप बस करो, कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, जैसे मैं आपके कमेंट को कर रहा हूँ। चलो, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? एंडीज है। और आपसे पूछा जाए एंडीज जो है ये कहां पर है? ये आपकी साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? एंडीज श्रृंखला है। ये लगभग, ये कितनी लंबी है? ये 7000 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है, लगभग 7000 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप देखो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है ये। तो 7000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ी है। और दुनिया के 7 देश, दुनिया का मतलब साउथ अमेरिका के 7 देशों से होके निकलती है। और 7 देशों के नाम की अगर बात की जाए तो आपने सुने भी होंगे, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया के अलावा यहाँ पे अर्जेंटीना, मैसी वाला अर्जेंटीना, ठीक है, इसके अलावा चिली, चिली के अलावा पेरू, पेरू के अलावा है आपका बोलीविया, ठीक है, और हो गए 4-5 हो गए। बोलीविया के अलावा यहाँ पे इक्वाडोर, इक्वाडोर, और यहाँ पे वेनेजुएला। ये 7 देश हैं जिनसे होकर ये निकलती है। तो 7 देशों से गुजरती है, 7000 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर चौड़ी है, सब दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर आपने फीफा नाम सुना हो तो फीफा में जो टीम है, फीफा में जो टीम है वो भी टीम आपको मोस्टली यही मिलने वाली है। देखोगे ना, ब्राजील आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू और इक्वाडोर और वेनेजुएला, ये आप जब गेम खेलते हो ना, फीफा गेम है,
तो गेम में भी अगर हम गेम खेलते थे ना, गेम में भी कौन सी यही हुआ करती थी, यही आपकी कंट्री हुआ करते थे। जो फीफा नाम से एक गेम आया करता था फुटबॉल का, तो उसमें भी कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला हुआ करती थी। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे एंडीज। और अगर पूछा जाए हिमालय की बात की जाए, तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाती है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है आपकी हिमालय। और जो कहां पर है, जो भारत में है। तो आपको मालूम पड़ गया इसका भी आंसर। सर ब्लॉक मारो सबको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की तरफ से खेलता है। मैं जा रही हूँ, लोग शांति से पढ़ो। भाई शांति से ही पढ़ लो, इससे तो इससे क्या हो रहा है, आपका बात करने से आपका क्या हो रहा है ये बता दो। यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, पढ़ो बस। बाकी मैं पढ़ा तो रही हूँ। क्वेश्चन आ गया, अगले पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। इस पर ध्यान दो, क्योंकि देखो एग्जाम में ये काम आने वाला है। बाकी आपकी लड़ाई है, बाकी आपकी जो बातें हो रही हैं, ये आपके एग्जाम में काम में आने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा आप एंटरटेन खुद को कर सकते हो, लेकिन वास्तव में एग्जाम के लिए सीरियस होना पड़ता है। एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस नहीं हो, मजाक में एग्जाम पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपका फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे मजाक करना अलग है, लेकिन वास्तव में एग्जाम देना और एग्जाम के लिए पढ़ना, सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं ना वो पढ़ते हैं। बाकी जो ऊधम मचाने वाले हैं ना, वो बस ऊधम ही मचाते रहते आते हैं पीछे, जैसे बैक वेंचर के नाम से बोला जाता है। और बैक वेंचर हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, वो आगे किस में निकलते हैं, जैसे पागलपंती और बकवास वाली फालतू की बातों में आगे निकल जाते हैं। और फिर वो ढूंढते हैं कि बेरोजगार कौन रह गया, तो बेरोजगार भी आपका बैक वेंचर ही रहता है। ठीक है, फिर वो जाने वाले को कौन रोक सकता है। भाई फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। भाई जो आया है उसे एक दिन जाना है, तो बस ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है। मैं 12 बजे आऊंगा, 1 बजे, 1:15 बजे चला जाऊंगा, ये तो मुझे भी पता है। क्यों बोलना है इस चीज को। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि आपके जो कमेंट आते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा बोला जाता है। ठीक, तो कहीं कोई लोग तो मुझे भी उल्टा बोलते होंगे, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर करने से क्या होगा ना, इग्नोर करने से वो चुप होगा। आप देखोगे नहीं, आंसर नहीं दोगे, तो उसे चुप होना है, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। 10 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, 15 बार बोलेगा, लेकिन जब उसको रिप्लाई ही नहीं मिलेगा तो बोलेगा ही नहीं, फिर बाद में शांति होना है। तो क्यों बकवास कर रहे हो, आ जाओ इसी पे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और लगभग 4096 किलोमीटर की लगती है, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा है। सबसे लंबा बॉर्डर अगर किसी के साथ में लगता है तो बांग्लादेश के साथ में लगता है। ये बांग्लादेश कभी ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, और इसके जो बॉर्डर का नाम था, यानी जब ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो इसका जो बॉर्डर बनाया था वो किसने बनाया था, वो रेड क्लिफ ने बनाया था। और रेड क्लिफ ने अगर पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया था, तो इस टाइम पे भी आपका बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ ही है, आज के टाइम पे भी रेड क्लिफ ही है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इससे 5 स्टेट सीमा लगाते हैं। उन 5 स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप वेस्ट बंगाल से स्टार्ट कर लो, तो एक है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में आता है आपका असम। असम के बाद की बात करेंगे तो असम के नीचे की तरफ में आपका मेघालय, और मेघालय के अलावा 3 तरफ से घिरा हुआ आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के अलावा की अगर बात करेंगे तो एक एक और स्टेट है जिसका नाम क्या है, मिजोरम। तो ये 5 स्टेट हैं जो आपके किससे सीमा लगाते हैं, वो आपके बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा, 3 तरफ से घिरा कौन है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ आपका त्रिपुरा है। और ये भी याद रखना, जो त्रिपुरा है इससे अलग बॉर्डर, इससे जो बॉर्डर का नाम है, इसके बॉर्डर का नाम अलग रखा गया है, जीरो लाइन। यानी पूरा बॉर्डर आपका रेड क्लिप कहलाता है, लेकिन त्रिपुरा वाले बॉर्डर को हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और असम जो है वो 2 बार, यहां पर असम जो है वो 2 बार सीमा लगाता है बांग्लादेश से। 2 बार बॉर्डर कौन लगाता है, वो असम लगाता है। और 3 तरफ से घिरा हुआ कौन है, वो त्रिपुरा है। और त्रिपुरा वाली लाइन को हम जीरो लाइन कहते हैं, पूरी लाइन को रेड क्लिप कहते हैं। बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, केवल लद्दाख के साथ में लगती है, अफगानिस्तान के साथ में। तो यहां पर यह बात आपको याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ए ऑप्शन लंदन, बी जेनेवा, सी पेरिस और डी है आपका रोम। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है ये टेम्स नदी के पास में है, टेम्स नदी के किनारे है, और टेम्स नदी को हम पढ़ चुके हैं कहां पर है? ये लंदन में। ठीक है, टेम्स नदी के पास में है, और जिसे हम क्या ये टेम्स नदी कहां पर है? ये लंदन में है, और इसे क्या बोला जाता है? IMO बोला जाता है। आपका आई से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद में एम से हो जाएगा आपका मैरीटाइम, और मैरीटाइम के अलावा ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका IMO, और IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, और यहाँ पे ये UN की एक विशेष एजेंसी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। तो मुख्यालय आपका कहाँ पे हो गया? लंदन में हो गया, स्थापना आपकी 1948 में हुई। IMO के नाम से कभी कभी पूछ लिया जाता है। IMO में एम का रूप क्या होगा? तो एम का मतलब है आपका मैरीटाइम, मैरीटाइम को कहते हैं समुद्री। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो कौन से राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका बिहार, सी है मध्य प्रदेश, और डी है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां मिलती है? तो आपको आंसर बताना है। बाकी सोयाबीन जो है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, यानी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा कह सकते हो। इसके अलावा यहां पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक कहां होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा होता है आपका मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में भी कहां सबसे ज्यादा होता है, तो ये मालवा क्षेत्र में होता है। कहां पर? मालवा क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका MP आता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन में दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये आंकड़े जो हैं वो बदलते रहते हैं। 2023 में जो था वो पहले महाराष्ट्र आया था, 2023 में, यानी हमेशा कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा, लेकिन 2023 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ किसका? सोयाबीन का। लेकिन 2024 आते आते इस टाइम पे फिर से MP में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हो चुका है। तो अभी फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है? MP ही चल रहा है। तो सबसे ज्यादा कहां पर? MP। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना, तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार हमें क्या बताना है? इसके अनुसार बताना है कि जो आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य क्या है, कौन सा है? सामने ऑप्शन है कि सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है? ए है बिहार, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा? तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व होता क्या है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जो आपका 1 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या जो है कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा जन घनत्व है किसका, तो सबसे ज्यादा जो जन घनत्व वो ऑप्शन नंबर ए बिहार का है। और आपसे पूछा जाए कितना है, तो 1106 लोग यहां पे रहते हैं। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बिहार में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। वो कितने? 1106, यानी 1106 लोग 1 किलोमीटर के अंदर वाले एरिया में रहते हैं, एक एवरेज है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा की जगह पे, तो सबसे कम जनघनत्व अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में अगर जनघनत्व पूछा जाए तो कितना है? केवल 17। तो 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब ये बात आती है राज्य की, तो अब मैं पूछूंगा यूटी की। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि यूटी कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक घनत्व है, तो यूटी में आपका आता कौन सा है? तो यूटी में आता है आपका दिल्ली। दिल्ली की संख्या अगर है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है कि यहां पे रहने वाले लोग कितने हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में 11,320 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? वो आपका दिल्ली में है। अगर आप यूटी और स्टेट दोनों को मिलाकर कहेंगे तो आपका दिल्ली हो जाएगा, लेकिन स्टेट की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, और यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा 11,320। और इसके अलावा कम की बात करेंगे तो सबसे कम जो है वो कहां पर है? वो आपका अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार
की बात करेंगे तो कितना है, तो लगभग 46 है। तो इतने 1 किलोमीटर के दायरे में 46 लोग रहते हैं। वहीं दिल्ली में 1 किलोमीटर के दायरे में 11,320 लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा आपके राज्यों में बात करेंगे तो बिहार में 11 से 6 लोग रहते हैं। और यहां अगर पूछ लिया जाए कि भारत, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो 382 है। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये एक एवरेज निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? और ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को, सी ऑप्शन है 6 अगस्त 1951 को, और डी ऑप्शन है आपका 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका उद्घाटन होता है या फिर कहेंगे जिसकी स्थापना होती है, इनमें से किसमें से जो आपको आंसर देना है, ये होता किसकी सिफारिश पर है, तो ये योजना आयोग, जिसे आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया, जिसकी तरह पे आज के टाइम पे क्या आया है, नीति आयोग आया है। तो योजना आयोग की सिफारिश पर इसका उद्घाटन होता है और इसकी सिफारिश पर होता है। इसके अलावा इसका जो अध्यक्ष है, वो कौन है, वो पीएम रहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन रहेंगे, पीएम रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी विकास के कार्य होते हैं, विकास के मामलों में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो विचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, वो एनडीसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, एनडीसी के अंदर किया जाता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है, गठन है, वो कब होता है, वो 6 अगस्त 1952 को होता है। कब होता है, 6 अगस्त 1952 को। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब कहाँ गए होशियार बच्चे, पता नहीं, बाकी छोड़ते हैं इस बातों को, जो भी बातें आपकी हुई हैं उन्हें मुझे मतलब नहीं है। बाकी मैं आपको ये कहूंगा कि पढ़ने पर ध्यान दो। यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, जो कि मैं आपका आज के सेशन में लेके आया हूँ। आज के सेशन का आपके 25 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे आने वाले एग्जाम के अलावा, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जीएस का जो पैटर्न होता है, पैटर्न ही चेंज होता है, बाकी सिलेबस सेम रहता है। सिलेबस वही है, पैटर्न अलग अलग आपको मिलेगा, लेवल आपको अलग अलग मिलेगा। तो तैयारी आपको इसी तरीके से करनी है, जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उस टॉपिक को समझो, उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हो सकता है उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको आसानी से कर पाओ। क्योंकि वो टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो उन टॉपिक को करने के बाद में ही उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रिपीट ना हो, लेकिन हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाए। तो ऐसे टॉपिक को करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लगाना बहुत जरूरी होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट आपको तब मिलेंगे जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। पता नहीं कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, उधम मचाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि पिछली बार की क्लास में भी ऐसा होता था। ऐसी क्लास के लिए, यानी जो आपकी क्लास चल रही है केवल पढ़ाई से रिलेटेड चल रही है, मैं यहाँ पे पढ़ाने ही आता हूँ, तो आप पढ़ने पर फोकस करें और यहाँ पर पढ़ने के अलावा कोई भी बातें ना करें। क्योंकि बातें जो हैं यहाँ पर बस बातें रह जाएंगी, लेकिन काम जो आने वाला है वो हमेशा पढ़ाई आने वाली है। क्योंकि नौकरी लगेगी तभी आपका काम बनेगा। बाकी आप बातें करते रह जाओगे, और बातें करने वाले का कोई भी औचित्य नहीं है। बातें उसकी ही सही लगती हैं जिसके पास में जॉब हो। ठीक है, तो बातें तब आपकी बेटर रहेंगी जब आपके पास में जॉब हो। सरकारी नौकरी पाने के बाद में आप अगर गलत भी बोलते हो ना, तो भी वो माना जाएगा कि हाँ उसने बोला है, तो हो सकता है सही हो। ठीक है, तो ऐसी फालतू की बकवास से अच्छा है कि आप पढ़ाई पर फोकस करो। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यादवेन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये क्लास जो होती है रोजाना 12 बजे होती है, जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको अगर साइंस पढ़ना है तो साइंस की क्लास जो होती है वो रात में 9 बजे होती है। और रात में 9 बजे मैं आपको फिजिक्स के सेशन को लेकर आता हूँ, जिसमें मैं साइंस का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और साइंस के चैप्टर वो भी फिजिक्स में चैप्टर वाइज चल रहे हैं, और बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आगे भी क्लास होने वाली है। और आज जो क्लास रहेगी वो भी आपकी मोशन, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मोशंस के आगे वाला जो लेके आएंगे, तो रात में 9 बजे जरूर जुड़ें। तो आपके यहाँ पे 2 सेशन चल रहे हैं, एसएससी जीडी और रेलवे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में एसएससी जीडी और रेलवे के ही एग्जाम है, तो इस पर फोकस किया जा रहा है। बाकी आपके एग्जाम आएंगे तो उन पर भी फोकस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।